हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका पेपर 1। पेपर 1 में टोटल आपकी 10 यूनिट होती हैं, जिसमें यूनिट 2 आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड पर ऑलरेडी आपकी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था उसको रिवाइज करते हैं एक बार, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था आपका व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रिसर्च जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, री प्लस सर्च, तो री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, और सर्च का मतलब होता है खोजना। इसका मतलब हुआ दोबारा से किसी चीज को खोजना। ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में रिसर्च का स्कोप हमेशा होता है, क्योंकि हमारी जो नॉलेज होती है वो इनकम्प्लीट होती है। हम कभी भी किसी भी चीज के बारे में कंप्लीटली नहीं जान पाते हैं, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं ताकि हमारी जो नॉलेज है हम न्यू नॉलेज को गेन कर पाएं। ठीक है, न्यू फैक्ट्स को हम जान पाएं। तो रिसर्च हमेशा किसी नई नॉलेज को प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि रिसर्च क्या होती है। इसके बाद हमने आपके साथ में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम का होना ज़रूरी होता है, जिसके सॉल्यूशन को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था आपके साथ में रिसर्च टाइप्स, रिसर्च कितने प्रकार की होती है। तो काफ़ी सारे टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था आपका देखिए यहाँ पर हमने वेरियस पार्ट्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च देखे थे। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमारा कवर हो चुका है। पायलट स्टडी क्या होती है, पायलट स्टडी का ही दूसरा नाम फिजिबिलिटी स्टडी होती है, तो ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था दूसरा टाइप फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट हमने समझा था कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो एक्शन रिसर्च को हमने समझा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से रिसर्च के टाइप्स को हमने समझा था। आपका लास्ट में हमने समझा था हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है और इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लास्ट क्लास में कवर हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम क्या सब समझने वाले हैं एक बार मैं आपको बताती हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है यहां पर कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा यहां पर वेरिएबल्स। ठीक है, हमें समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक समझना होगा यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम समझेंगे यहाँ पर आपका कोरिलेशनल स्टडी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिसर्च स्टेप्स। तो रिसर्च स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इसको हम आज की क्लास में ही समझ लेंगे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, रिसर्च एथिक्स क्या होता है, तो ये मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सैंपल। तो हम सैंपल को यहां पर समझेंगे, सैंपल के टाइप कितने होते हैं। सैंपल में हमको समझना होगा सैंपल के टाइप्स को, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम समझेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखिए एक मिनट, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले टॉपिक को समझना। देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने के लिए आपको इस टाइम को समझना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको 3 टाइम पीरियड में बांट सकते हैं। ठीक है, ये आपका पॉजिटिविज्म का टाइम है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म का टाइम है, और ये पॉजिटिविज्म से पहले का टाइम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो सबसे पहले का टाइम था, ये एक ऐसा टाइम था जब साइंस का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, लोगों को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्हें नहीं पता
था कि साइंस में ऐसी कुछ थ्योरी होती हैं जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम साइंस के थ्रू कुछ भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा समय था जब साइंस का विकास नहीं हुआ था, लोग साइंस के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, साइंस का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, ये पॉजिटिविज्म का टाइम पीरियड होता है जब साइंस का विकास होना शुरू होता है। ठीक है, तो जब लोगों ने देखा साइंस का यूज होते हुए, लोगों ने देखा कि साइंस का यूज करके हम कुछ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स लोगों को ऐसा लगा पॉजिटिविज्म के टाइम पीरियड में कि हम दुनिया में कुछ भी जान सकते हैं। ठीक है, साइंस के माध्यम से हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉजिटिविज्म का ऐसा मानना है। देखिए, Positivism argue for the existence of a true and objective reality that can be studied by applying the methods एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस एंड साइंटिफिक थ्योरी। देखिए, पॉजिटिविज्म आर्ग्यू करता है, ऐसा मानता है कि हमारे चारों तरफ जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है वो एक सच है। ठीक है, ट्रू है, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है, और ये जो सच्चाई है, हमारे चारों तरफ जो एग्जिस्टेंस है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, साइंस के मेथड्स को अप्लाई करके, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी का मेथड्स को अप्लाई करके हम अपने चारों तरफ की जो सच्चाई है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉजिटिविज्म का मानना है। देखिए, It maintains that the object of study is independent of researchers. Knowledge is discovered and verified through direct observations or measurements of phenomena. देखिए, पॉजिटिविज्म का ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो रिसर्चर से इंडिपेंडेंट होती है। जो नॉलेज है, जो भी डिस्कवरी हो रही हैं, वो रिसर्चर से इंडिपेंडेंट है। क्यों? देखिए, जब इसका मतलब कहने का ये है कि दुनिया में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, दुनिया में सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, जब तक कोविड-19 नहीं आया था, ये बीमारी नहीं आई थी, तो हमें क्या इसकी वैक्सीन के बारे में पता था? नहीं पता था ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसकी वैक्सीन को बनाने वाला जो यूज सामग्री है वो ना हो, वो तो था ना, वो एग्जिस्टेंस में था, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं था। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स नॉलेज जो होती है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया जाता है, खोजा जाता है। वो एग्जिस्ट करती है लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता होता, तो उसको खोजना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका ऐसा ही मानना है कि जो भी हमारे चारों तरफ एक रियलिटी है, सच्चाई है, ठीक है, वो रिसर्चर से इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। बस उसको रिसर्चर क्या करता है, उस पर रिसर्च करता है और उसको खोजता है। ठीक है, पॉजिटिविज्म का ऐसा मानना है। और पॉजिटिविज्म में अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के डेटा का हम यूज करते हैं, तो पॉजिटिविज्म में हम क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम मात्रात्मक डेटा का यूज करते हैं। और ये जो रिसर्च होती है, ये एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिविज्म किस प्रकार की रिसर्च होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। तो मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है। देखिए, डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है? डिडक्टिव रिसर्च जो है आपकी, ये जनरल टू पार्टिकुलर जाती है। ठीक है, जनरल टू पार्टिकुलर जाती है। इसका मतलब ये है, जनरल का मतलब ये है कि पहले से ही आप यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो आपने ना कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ना कोई रिसर्च की है, बस आपने एक स्टेटमेंट बना ली कि चाय पीने से नींद कम आती है। ठीक है, तो इसके बाद इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद आप इसको प्रूफ करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, यानी कि पार्टिकुलर अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और इस बात को सच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पॉजिटिविज्म भी कहीं ना कहीं ऐसा ही तो बोल रहा है। पॉजिटिविज्म बोल रहा है कि दुनिया में हम साइंस के द्वारा सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसने एक स्टेटमेंट बना ली, पर उसने रियलिटी तो चेक की नहीं, एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं पॉजिटिविज्म ने। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिविज्म जो है वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च से जुड़ा हुआ है। और इसका क्या मानना है कि हर चीज को हम समझ लेंगे, किस चीज के द्वारा? साइंस की नॉलेज को अप्लाई करके। क्योंकि यहाँ पर साइंस का जो है नया नया विकास हुआ था, लोगों ने पहली बार देखा था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको लगा कि हम साइंस के द्वारा हर चीज को जान लेंगे। ठीक है, पॉजिटिविज्म के बाद जो दूसरा टाइम आता है वो आता है फ्रेंड्स पोस्ट पॉजिटिविज्म का। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है ये डेवलप होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के क्रिटिसिज्म में, इसकी आलोचना में इसका डेवलपमेंट होता है, इसका विकास होता है। ठीक है, तो लाइक पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविज्म आल्सो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिंगल रियलिटी। तो पॉजिटिविस्ट की तरह ही पोस्ट पॉजिटिविज्म भी ये इस चीज में बिलीव करता है, किस चीज में?
हमारे चारों तरफ की जो सिंगल रियलिटी है, जो एग्जिस्टेंस है प्रकृति का, ठीक है, प्रकृति का जो एग्जिस्टेंस है, जो सच्चाई है हमारे चारों तरफ की, तो इस चीज में तो पोस्ट पॉजिटिविज्म भी बिलीव करता है। वो कहता है कि हाँ, हमारे चारों तरफ कुछ एग्जिस्ट करता है, नॉलेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म से अलग कैसे है? क्योंकि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है फ्रेंड्स, इसका ऐसा मानना है, दे एक्नॉलेज दैट रियलिटी कैन नेवर बी फुली नॉन, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म ऐसा मानता है कि जो रियलिटी होती है, सच्चाई होती है, आप उसको कभी भी पूरी तरीके से नहीं जान सकते, ठीक है। और देखिए, एंड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड रियलिटी आर लिमिटेड ऑनिंग इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस, ठीक है। और जो हम एफर्ट करते हैं रियलिटी को जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे जो एफर्ट होते हैं फ्रेंड्स वो लिमिटेड होते हैं, और हमारी जो हमारी एक इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस का मतलब ये है कि हमारी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट होती है, कभी भी पूरी नहीं होती है, ठीक है। हमने जो चीज़ देखा है सिर्फ हम उसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, जो चीज़ हमने कभी देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं की, हम उस चीज के बारे में कभी नहीं बता सकते। इसी को बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस होती हैं, हमारा जो तर्क करने की क्षमता है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का ऐसा मानना है कि हम साइंस के द्वारा हर चीज को नहीं जान सकते, हमारी जो चारों तरफ रियलिटी है हम उसको कभी भी कंप्लीटली नहीं जान सकते, ठीक है। हमेशा रिसर्च करने के लिए, खोजबीन करने के लिए हमेशा चीजें बची रहती हैं, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का ऐसा मानना है। इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो डेटा यूज होता है वो क्वालिटेटिव होता है। तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्वालिटेटिव डेटा का यूज करते हैं। और ये नेचर में कैसी होती है? ये नेचर में होती है इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। तो इंडक्टिव रिसर्च के बारे में हमने देखा था। इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है? जो कि पार्टिकुलर टू जनरल जाती है, ठीक है। पार्टिकुलर टू जनरल का मतलब ये है कि पहले आप यहाँ पर अलग अलग लोगों से उनकी राय लेते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। रिसर्च करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपका जो कंक्लूजन निकलता है, फिर आप कोई जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ बताने से पहले आप रिसर्च कर लेते हैं, ये आपका इंडक्टिव रिसर्च होती है, ठीक है। और ऐसी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव डेटा होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने क्वालिटी पर फोकस किया है, ना कि क्वांटिटी पर, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि दुनिया में हर चीज को समझ पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम एक न्यू टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? तो जो वर्ड है ये वेरिएबल, इसका मतलब होता है वेरी, ठीक है। इस वर्ड का शुरू में क्या मतलब है? वेरी। वेरी करना का मतलब होता है बदलना, यानी कि ऐसी चीज जो बदलती रहती है, ठीक है। वेरिएबल का क्या मतलब है? ऐसी चीज जो बदलती रहती है, जैसे कि एज, फॉर एग्जाम्पल एज। एज भी समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हैं टाइम, टाइम भी समय के साथ बदलता रहता है। टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, तो तापमान भी बदलता रहता है। तो ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? जो टाइम के साथ में चीजें बदलती रहती हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी, इट में चेंज द ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन और इवन विद इन वन पर्सन ओवर टाइम। तो यह ऐसा मतलब चीजें होती हैं जो ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन और टाइम के साथ में ये चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। फ्रेंड्स, वेरिएबल जो होते हैं आपके ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल्स में जो एक रिसर्चर होता है वो क्या चीज को देखता है? तो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स में देखिए, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आपका, ये कोज होता है। कोज का मतलब है कारण, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कोज होता है, कारण, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, ठीक है। तो किसी भी चीज, जो दुनिया में कुछ भी चीज हो रही है ना, उसके होने का एक कारण होता है, ठीक है। और इसी कारण का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, जिस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो जो एक रिसर्चर होता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी चीज को रिसर्च करता है, ठीक है। इसी चीज को खोजता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इस कोज का, इस कोज का क्या इफेक्ट होने वाला है,
ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चाय पीने का, चाय का नींद पर क्या असर होता है, ठीक है, स्लीप पर क्या असर होता है चाय का। तो चाय क्या है यहाँ पर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और नींद क्या है यहाँ पर, स्लीप क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाय की जो मात्रा है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब है कि आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए चाय पीने का, ठीक है, चाय कम या ज्यादा पीने का हमारी नींद पर क्या असर होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। देखिए, दीज शो द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग और इंट्रोड्यूसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करते हैं, ठीक है, जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीज शो द इफेक्ट, ठीक है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही हम डिपेंडेंट वेरिएबल में चेक करते हैं, और यही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि मैं अभी बताई, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दीज आर दोज दैट द रिसर्चर्स हैज कंट्रोल ओवर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक रिसर्चर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी आपका यही होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम चाय की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, ठीक है। देखिए, द रिसर्चर एक्सपेक्ट्स दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल हैव सम इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और रिसर्चर एक ऐसा एक्सपेक्ट भी करता है, आशा भी करता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ बदलाव करता है तो उसका प्रभाव उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीजों को समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमने दो प्रकार के वेरिएबल समझे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। एक तीसरे प्रकार का वेरिएबल भी होता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, यहां पर हम इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हम रिसर्च कर रहे हैं कि चाय का नींद पर क्या असर होता है, ठीक है। तो क्या सिर्फ ऐसा है कि नींद पर सिर्फ चाय का ही असर होता हो हमारी नींद पर, लेकिन देखिए, ऐसा थोड़ी है कि हमारी जो नींद होती है उस पर सिर्फ चाय का ही असर होता है, चाय पीने का ही नहीं ना। नींद पर और भी तो चीजें होती हैं जो असर डालती हैं। अब वहां पर लाइट कैसी है, लाइट ज्यादा है तो हो सकता है आपको नींद कम आए, ठीक है। लाइट का भी असर होता है हमारी नींद पर, ठीक है। और हमने खाना कितना खाया है, अगर हमारा पेट अच्छे से भरा हुआ है खाने से तो हमें अच्छी नींद आएगी, भूखे हैं हम तो कम नींद आएगी, ठीक है। तो और भी बहुत, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, और हमें कैसा चाहिए, ठीक है। तो और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसका प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो अलग चीजें हैं, ये जो बाकी की चीजें हैं, ये कहलाती हैं आपकी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं कि चाय का नींद पर क्या असर होता है। हम ये चाय का असर जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें सिर्फ चाय का जानना है तो हमें इन सबको हटाना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। देखिए, तो ये जो बाकी के थे आपके, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं, और ये डेंजरस होते हैं, जो आपकी रिसर्च को खराब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, extraneous variables, these are those factors in the research environment which may have an effect on the dependent variable but which are not controlled। देखिए, तो extraneous variables ऐसे variables होते हैं फ्रेंड्स जिनका आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव होता है, लेकिन आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं ये डेंजरस होते हैं, ये आपकी रिसर्च को खराब कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये जानना है कि चाय का नींद पर क्या असर होता है, ठीक है। आपकी रिसर्च सिर्फ इस चीज को लेकर है, लेकिन ये जो बाकी के वेरिएबल्स हैं, बाकी की चीजें भी जो नींद को इफेक्ट कर रही हैं, ये आपकी रिसर्च को इफेक्ट कर सकती हैं, आपकी रिसर्च को खराब कर सकती हैं। इसीलिए जो ये वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ये डेंजरस होते हैं, आपकी रिसर्च के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। दे मे डैमेज
a study's validity, making it impossible to know whether the effect were caused by the independent and moderator variables or some extraneous factors। तो ये आपकी स्टडी को डैमेज कर सकती है, आपकी रिसर्च की जो वैलिडिटी है उसको खराब कर सकती है। ठीक है, आप इस चीज जो भी आप जानना चाहते हैं आप उसको जानने में मतलब असमर्थ हो जाएंगे अगर आप इन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं इनको कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भी प्रभाव आपकी रिसर्च में आ जाएगा। इफ दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स मस्ट एटलीस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो जब भी आप अपने रिजल्ट का कंक्लूजन निकाले, अपनी रिसर्च का रिजल्ट निकाले, ठीक है, रिपोर्ट निकाले, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को भी कि हाँ कुछ इस प्रकार के वेरिएबल्स थे जो जिसका मेरी रिसर्च पर इफेक्ट आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को भी अपने रिजल्ट में इंक्लूड करना होगा जिससे आपकी जो रिसर्च का रिजल्ट है वो सही आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा वेरिएबल्स को हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चीज़ें बदलती रहती हैं, लाइक एज, टाइम, टेम्परेचर, दो तीन प्रकार के यहाँ पर हमने वेरिएबल्स देखे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो हम रिसर्च करते हैं ना उसमें हम कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप ही देखते हैं। कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप को कार्यकारिणी का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो आपने सुना होगा। दुनिया में अगर कुछ भी चीज हो रही है तो उसके होने का एक कारण है, एक रीजन है, एक कोज है, ठीक है, जिसका प्रभाव हम देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है कार्यकारिणी का सिद्धांत। तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी इसी चीज को देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कोज का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा वेरिएबल्स को बहुत ही अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहां पर आपको कुछ रिसर्च मेथड्स को समझना है जो कि वेरिएबल्स पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है इसी चीज को समझना होता है। तो यहां पर आपको कुछ रिसर्च मेथड्स को समझना है। ठीक है, सबसे पहले है आपके सामने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा मेथड है यहां पर कोरिलेशनल स्टडी और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले यहां आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसी चीज को हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है इसके जो टेस्ट होते हैं वो लैब में होते हैं। ठीक है, लैब में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है जिसमें इसके टेस्ट को रन किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी लैब में होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को हम चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब है कि आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं तो यस, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन बाय द रिसर्चर ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, तो यहां पर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो रिसर्च की वैलिडिटी है वो सही हो, आप जिस चीज पर रिसर्च करना चाह रहे हैं वही हो पाए। ठीक है, और किसी चीज का इफेक्ट उसमें ना आए। ठीक है, तो ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर आप किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट आ रहा है, और यहां पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है, बदलना। ठीक है, कम या ज्यादा करना। तो यहां पर अगर हम देखें कि चाय पीने का नींद पर क्या असर होता है, स्लीप पर, ठीक है, तो आप यहां पर जो चाय की मात्रा है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं ना, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो जिससे हमें पता चलेगा कि नींद पर इस चीज का क्या असर हो रहा है। तो ये है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इन कीवर्ड्स को आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, जो की पॉइंट्स मैं आपको बताई हूं इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो फ्रेंड्स एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह ही होती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी आप बेसिकली कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जानते हैं कि क्या होने से, ठीक है, किसी भी चीज के कारण जो होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां आप कोज इफेक्ट का रिलेशनशिप जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको जानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो वजन होता है, जो वेट होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, आपको इस चीज पर रिसर्च करनी है कि किसी भी व्यक्ति का जो वेट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या असर पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो वेट जो है, जो वजन है, ठीक है, आप इसको कम या ज्यादा तो कर नहीं सकते किसी व्यक्ति का। समाज में जो ऑलरेडी लोग हैं, अलग अलग वजन के जो लोग हैं, आप उन्हीं को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप है, जो भी लोग आपको चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप जो समाज में लोग हैं उन्हीं में से ही अलग अलग वेट के लोगों को लेंगे, ठीक है। और उनका जो वेट का यानी वजन का कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को आप चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, ए मेथड इन विच ग्रुप्स विद क्वालिटीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जिस भी क्वालिटी का आपको ग्रुप चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट वेट के लोग, ठीक है, आर कंपेयर्ड ऑन सम डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और आप इन लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, अलग अलग वेट वाले जो लोग हैं इनको आपस में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और पता करते हैं कि किस वजन के लोग का कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। ये आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है। और जो आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ठीक है, इसको कैजुअल, कंपैरेटिव रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। तो इन नाम से भी आपसे इसको पूछा जा सकता है। यहां पर भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर पड़ता है इसी चीज को चेक करते हैं, लेकिन यहां पर एक अंतर होता है। डिफरेंस ये होता है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कैसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हमने जो अभी एग्जांपल लिया तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यही तो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये डिफरेंट डिफरेंट वेट के जो लोग हैं, क्या आप किसी का वेट कम या ज्यादा कर सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि वो आपकी बस में नहीं है, ठीक है। आप किसी को उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग वेट के लोग, उन्हीं पर आपको अपनी रिसर्च करनी होगी, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही यही है कि जो ग्रुप पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीजें पहले से हैं उन्हीं को आप कंपेयर करके अपनी रिसर्च को करते हैं। और यहां पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी क्या होता है, तो फ्रेंड्स कोरिलेशनल स्टडी देखिए, द कोरिलेशनल मेथड इन्वॉल्व लुकिंग एट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो कोरिलेशनल स्टडी में आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के संबंध को स्टडी करते हैं, ठीक है। सिंपल आप इतना समझिए कि यहां पर आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के संबंधों को स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर होता है, लेकिन इनके अलावा भी तो काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं ना। तो कोरिलेशनल स्टडी में हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, उनका आपस में संबंध को जानते हैं, ठीक है। ये आपका कोरिलेशनल स्टडी होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ रिसर्च मेथड्स को जाना काफी अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसर्च स्टेप्स। तो रिसर्च स्टेप्स क्या होता है इसको अच्छे से समझना है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो रिसर्च स्टेप्स आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके सामने आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स रिसर्च स्टेप्स का मतलब ये है कि जब भी आप कोई रिसर्च करने जाते हैं, आपको सपोज कीजिए कोई रिसर्च करनी है, तो आप रिसर्च करते कैसे हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा रिसर्च करने के लिए, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा। तो इन्हीं को ही हम रिसर्च स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए रिसर्च का मतलब क्या है, खोजना। क्या खोजेंगे आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही खोजेंगे ना। आपके पास एटलीस्ट प्रॉब्लम तो हो कि आपको किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसी चीज को हम रिसर्च क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो आपके रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, किस चीज को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसका सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं, ये रिसर्च क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्च करने के लिए आपके पास एक प्रॉब्लम का होना जरूरी है। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है रिव्यूइंग लिटरेचर। दूसरा स्टेप क्या होता है, रिव्यूइंग लिटरेचर। तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं उससे रिलेटेड जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे रिसर्चर हैं, उन्होंने क्या स्टडी की है, उनके लिटरेचर को आप रिव्यू करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाता है कि इसमें क्या कहाँ तक रिसर्च हुई है, ठीक है, किन चीज़ों का पता यहाँ पर चल चुका है और मुझे क्या चीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप दूसरे लोगों का जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो स्टडी की है, जो रिसर्च की है, उनके लिटरेचर को आप
रिव्यू करते हैं, ठीक है, ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है सेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। इतना करने के बाद आप अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपने जो अभी स्टडी की, डेटा कलेक्ट किया, आपकी जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसके आधार पर आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है। आप कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे अपनी नॉलेज के आधार पर, उसी को आप हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, इधर उधर से लिटरेचर को रिव्यू किया, आपने कोई क्वेश्चन बनाया, ठीक है। आपने कहा कि कॉफी होती है, ठीक है, कॉफी पीने से, तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक रिसर्च आपको जानना है, आपने ये हाइपोथेसिस को सेट किया है कि आपको पता है कि कॉफी पीने से नींद कम होती है, ठीक है, लेकिन आपने एक ऐसा केमिकल ढूंढा है, कोई भी XYZ ऐसा केमिकल ढूंढा है जिसको आप ये बोल रहे हैं कि इसको कॉफी पीने से, मतलब इस केमिकल से कॉफी से ज्यादा नींद कम होती है, ठीक है, इसका प्रभाव नींद पर ज्यादा पड़ता है, स्लीप पर ज्यादा पड़ता है। तो ये आपने एक हाइपोथेसिस सेट कर दी, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। तो सेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस ये आपका थर्ड स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका चूजिंग द स्टडी डिजाइन। तो हाइपोथेसिस को सेट करने के बाद आप अपने स्टडी डिजाइन को चूज करते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट आपको रखना है, किस रिसर्च मेथड के थ्रू आपको अपनी रिसर्च को करना है, ठीक है, ये आपका स्टडी डिजाइन होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिजाइन, फिर आपको अपने सैंपल का डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, ये भी इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है आपका कलेक्टिंग डेटा। इतना सब करने के बाद जो आपने अपनी हाइपोथेसिस बनाई है, जिस भी चीज पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप उसके लिए डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डेटा को कलेक्ट करना शुरू करते हैं डिफरेंट माध्यम से। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है आप उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं अच्छे से, और इतना करने के बाद फाइनली आप अपनी रिपोर्ट को लिखते हैं, राइटिंग द रिपोर्ट, ये आपका लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहां से इस चीज से पूछा जाता है कि देखिए एक चीज और है यहां पर, पहले आप ये समझिए। तो ये हमने रिसर्च स्टेप्स की बात की, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रिसर्च एथिक्स क्या होता है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझिए। देखिए रिसर्च एथिक्स ये होता है फ्रेंड्स, जिस टाइम आप रिसर्च कर रहे थे, क्या आपने ऑनेस्टी का पालन किया, ईमानदारी से अपनी रिसर्च को किया, कहीं किसी गलत चीज को तो यूज नहीं कर लिया। तो फ्रेंड्स रिसर्च एथिक्स बेसिकली कुछ गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के टाइम में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये गाइडलाइंस आपकी रिसर्च एथिक्स के थ्रू आपको मिलती हैं। देखिए रिसर्च एथिक्स में इट एजुकेट्स एंड मॉनिटर साइंटिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च टू एंश्योर ए हाई एथिकल स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स जब भी आप रिसर्च करते हैं आपको एक एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कब किसी आपके मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है, उसने रिसर्च की, ठीक है, और आप उसकी रिसर्च मटेरियल को चुरा कर आप अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर दे, तो ये चीजें गलत होती हैं, ठीक है। या फिर आप कोई गलत डेटा का यूज कर ले अपनी रिसर्च में, तो आपको ऐसी रिसर्च नहीं करनी है। यानी कि रिसर्च एथिक्स जो है फ्रेंड्स, ये आपको ये बताती है कि रिसर्च के दौरान आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या करना गलत होता है रिसर्च के दौरान। तो ये आपकी रिसर्च एथिक्स होती है। रिसर्च एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है रिसर्च करते टाइम, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑनेस्टी का ध्यान रखना होता है और ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना होता है। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आप जिस भी डेटा का यूज कर रहे हैं वो सच हो, ठीक है, वो एकदम सही हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको अपने विचार, अपना एटीट्यूड, आप किस चीज में बिलीव करते हैं उसको अपनी रिसर्च में इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि जो रियलिटी है, ठीक है, जो सच्चाई है, एक जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसको आपको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका केयरफुलनेस एंड ओपननेस। तो आपको रिसर्च करते टाइम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है चीजों का, ठीक है, आपको केयरफुल रहना है। ओपननेस, आप जिस भी अपने पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी इंसान से आप डेटा ले रहे हैं, तो उसको आपको बताना होगा कि उस डेटा को आप कहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो भी जिन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया, तो आपको उनके प्रति एक ओपननेस की नीति को अपनाना है। इट मीन्स कि आपको उनको बताना है कि उस डेटा को आप कहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट है आपका प्रॉपर क्रेडिट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो प्रॉपर क्रेडिट्स का मतलब होता है रेफरेंस देना। रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने अपने रिसर्च के टाइम में कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, किस किस चीज़ का यूज़ किया है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का रेफरेंस देना होता है, बताना होता है। और नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि फ्रेंड्स जिन भी लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया है तो उनकी जो भी पर्सनल आप कह सकते हैं डिटेल्स हैं, उनको आपको गुप्त रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता, ठीक है। उनकी पर्सनल जो जानकारी होती है आपको किसी को बताना नहीं होता, ये कॉन्फिडेंशियलिटी आपका कहलाता है, ठीक है। तो आपको रिसर्च करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर इस चीज से आता है, अभी हमने रिसर्च स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, तो किन रिसर्च स्टेप्स में एथिक्स का सबसे ज्यादा इश्यू होता है, सबसे ज्यादा खतरा होता है एथिक्स का उल्लंघन होने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, अपने रिसर्च क्वेश्चन को सेट करते हैं कि यहाँ पर एथिक्स का खतरा हो सकता है, नहीं, यहाँ पर एथिक्स का क्या ही खतरा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर प्रॉब्लम देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप किसी का लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं तब भी एथिक्स का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो एथिक्स का खतरा होता है सबसे ज्यादा, ये होता है आपके लास्ट के 3 स्टेप्स में, ठीक है। लास्ट के जो आपके ये 3 स्टेप्स हैं इनमें सबसे ज्यादा एथिक्स का खतरा होता है। तो देखिए जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप डेटा को सही से कलेक्ट करें, ठीक है, कुछ गलत डेटा को आप कलेक्ट ना कर ले, तो यहाँ पर एथिक्स का खतरा होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो जब डेटा को आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जरूरी होता है कि आपका अनबायस रहना, ठीक है। आपकी जो विचारधारा है, जो विचारधारा है उसको आपको अपनी रिसर्च में लेकर नहीं आना है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म के फेवर में सिर्फ बोले, ठीक है, अपने रिलीजन के फेवर में बोले, जो भी रियलिटी है, जो भी सच्चाई है, उस चीज को आपको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना होता है। और सबसे ज्यादा खतरा होता है फिर राइटिंग द रिपोर्ट। जब आप फाइनली अपना रिजल्ट को, अपनी रिपोर्ट को लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर भी एथिक्स का इश्यू होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किन स्टेप्स में एथिक्स का इश्यू जो है, एथिक्स का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा होता है, नैतिकता के उल्लंघन का खतरा। तो ये होता है फ्रेंड्स डेटा को कलेक्ट करते टाइम, जब आप डेटा का एनालिसिस करते हैं और फाइनली रिपोर्ट लिखते हैं, तो इन 3 स्टेप में एथिक्स का सबसे ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यहां से बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो एथिक्स स्टेप थे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल, ठीक है। तो अभी हमें सैंपल को यहाँ पर समझना है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सैंपल क्या होता है, ठीक है। तो सैंपल को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमें किसी चीज पर रिसर्च करनी है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर हम सबके पास जाएं, सबसे डेटा कलेक्ट करें। इसीलिए हम इस इतनी बड़ी जो ये आपकी पॉपुलेशन है इसका एक छोटा सा सैंपल हम लेते हैं, ठीक है। और इस सैंपल को हम इस तरीके से लेते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है आपकी, इसके सभी एलिमेंट इस सैंपल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हमने क्या लिया, एक सैंपल ले लिया और हम अपनी जो भी रिसर्च करेंगे, जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे, हम इस छोटे से सैंपल से अपना कर लेंगे। देखिए सैंपल को आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब आप कोई सब्जी बनाते हैं और आपको उसमें नमक चेक करना है, ठीक है, तो आप पूरी सब्जी तो नहीं खाते नमक चेक करने के लिए, उसका एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, उसे देखते हैं खाकर, ठीक है, कि नमक ठीक है या नहीं है, मिर्च ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आप छोटा एक सैंपल ले लेते हैं किसी बड़ी चीज का, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं सैंपल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सैंपल आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए ए सैंपल इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज ए होल, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा सबसेट होता है, एक सैंपल होता है, ठीक है, जो सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज ए होल, जो कि एक पूरी बड़ी की बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी बड़ी पॉपुलेशन है और इसका जो ये सैंपल है ये इस पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सैंपल आपका ये होता है। चलिए देखिए सैंपलिंग के अभी हमें टाइप को समझना है। तो सैंपलिंग जो आप करते हैं ये 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपकी ये होती है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते टाइम आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ये जो पूरी की बड़ी आपकी पॉपुलेशन है ना, ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट, आपने जो भी सैंपल लिया है इस सैंपल के अंदर इसका हर एक एलिमेंट के आने की पूरी संभावना बने, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपने ये सैंपल लिया और इसमें हर एक एलिमेंट इस पूरे पॉपुलेशन का नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सैंपल ले रहे हैं तो पूरी ये जो सैंपल है ये इस पूरी बड़ी की बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। ये इसी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपकी ये होती है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा नहीं होता, जहां से आपको जो चीज़ मिलती है आप उसको लेते जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। फिर इनके भी टाइप्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपकी कई प्रकार की होती है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कुछ सैंपल के प्रकार देके कि ये कौन से सैंपल का प्रकार है, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी कई प्रकार होते हैं जिनको आपको अभी समझना है। सबसे पहले आप समझिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? सिलेक्ट रैंडम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप जो अपने सैंपल को कलेक्ट करते हैं, सैंपल को लेते हैं, ठीक है, आप उसको रैंडम निकालते हैं। रैंडम कैसे निकालते हैं? आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए आपको कोई सब्जी खरीदनी है, आपको टमाटर खरीदने हैं, ठीक है, और आपने देखा जहां से आपने ये इतना बड़ा ठेला है, आपने यहां से टमाटर उठाए तो यहाँ के टमाटर काफी ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। तो आपने इसको देखा और कह दिया कि ठीक है हमको इतने टमाटर चाहिए। लेकिन जो सब्जी वाला था फ्रेंड्स, उसने आपको टमाटर यहाँ से जो ढेर था टमाटर का उसके पीछे से उठा कर दिए जहां पर उसने खराब टमाटर को रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर जो है आपने जो सैंपल देखा, ठीक है, टमाटर का, वो तो गलत साबित हो गया, क्योंकि ये जो पूरी पॉपुलेशन थी टमाटर की उसने उसको सही प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं किया। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट आपके पास सही आए इस पॉपुलेशन का, आपको क्या करना होगा? सैंपल लेने से पहले आपको इसको पूरा रैंडमाइज करना होगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपको इनको आपस में मिला देना होगा। हर ये जो पूरा ढेर है ना, आप इसको क्या करेंगे? आपस में ऐसे रैंडमाइज कर देंगे, आपस में इनको मिला देंगे। अब आपने जब इसको मिला दिया तो अब ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पास जो आप सैंपल लेंगे उस सैंपल में आपके हर प्रकार के टमाटर जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सैंपल लेने से पहले आप चीजों को रैंडमाइज करते हैं, आपस में मिला देते हैं, ताकि उसका जो हर एक एलिमेंट है उसका, ठीक है, वो सैंपल में आ सके। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? सिलेक्ट रैंडम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के आप जो मेंबर को सिलेक्ट करते हैं वो रैंडम करते हैं, ठीक है। दीज सिलेक्शन पैरामीटर्स अलो एवरी मेंबर टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी ए पार्ट ऑफ वेरियस सैंपल। तो ये जो सैंपल का टाइप होता है, यहाँ पर जो इक्वल, जो हर एक मेंबर होता है, ठीक है, एवरी मेंबर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है उस सैंपल का पार्ट बनने की, ठीक है। तो जब आपने इनको आपस में मिला दिया टमाटर को, तो आप चाहे यहाँ से सैंपल ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिस भी प्रकार के टमाटर इसके अंदर है वो आपके पास आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी मेंबर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाती है वेरियस सैंपल्स का पार्ट बनने की, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं जिनको आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। सबसे पहला टाइप है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, इस चीज को आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? द मेंबर ऑफ द सैंपल आर सिलेक्टेड रैंडमली एंड प्योरली बाय चांस, ठीक है। तो आपने क्या करा? जो आपने ये था ढेर जो था सब्जी का, उसको आपस में मिला दिया, रैंडमाइज कर दिया और सिंपली क्या कर लिया? यहाँ से एक ढेर उठाकर अपना सैंपल ले लिया, ठीक है, जिसमें हर एक मेंबर के आने की संभावना बढ़ गई। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपकी यही कहलाती है, जहां पर आप देखिए जो सैंपल के मेंबर्स होते हैं उनको पहले रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ये आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। तो दूसरा होता है आपका सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग। तो सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है? देखिए, ए मेंबर ओकरिंग आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पर जो आप अपना सैंपल लेते हैं वो एक मतलब उसका फिक्स्ड इंटरवल पर उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास कोई ताश के पत्ते हैं, ठीक है, तो ताश के पत्तों को सबसे पहले आपने सफल कर लिया, उनको आपस में मिला लिया, ठीक है। मिलाने के बाद ये सपोज कीजिए आपके पास ये 100 तक पत्ते हैं, ये 100 पत्ते हैं आपके पास ताश के, ठीक है। क्योंकि अब आपको सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग करनी है तो आप क्या करेंगे? हर 5वें नंबर का 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5वें नंबर का फिर से 1 2 3 4 5, तो हर 5वें नंबर का आपका जो ताश का पत्ता है आपको वो निकालना है। तो यहाँ पर क्या है? आप एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपने रैंडमली एक ढेर को यहाँ से उठा लिया था अपने सैंपल के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो ये तीसरा टाइप है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग।
देखिए इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में इसको स्ट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेटा का मतलब होता है सब ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बनाना, ठीक है। देखिए हमारा जो समाज है फ्रेंड्स, उसमें विविधता काफी ज्यादा पाई जाती है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जिनके बेस पर जो है विविधता हमारे समाज में पाई जाती है। तो हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लोग चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस विविधता भरे समाज में, ठीक है, आप छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाते हैं। आप छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाएंगे जो कि समान होंगे, होमोजीनियस होंगे, ठीक है। तो फिर आप उन पर अपनी रिसर्च को करते हैं। तो ये आपने जो एक समानता के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, इनको स्ट्रेटा कहा जाता है। ये स्ट्रेटा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ द मेंबर्स। देखिए तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, जो भी समाज की जो पॉपुलेशन है, विविधता भरी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आप इस पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है। समानता के आधार पर ये जो मेंबर्स हैं इनके आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं जिनको स्ट्रेटा कहा जाता है, ठीक है। देन मेंबर्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। फिर आप जो ये सब ग्रुप आपने बनाए हैं इनमें से आप जो है मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले आपने ग्रुप बनाए, उसके बाद आपने मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट किया। दिस टेक्निक इज एडॉप्टेड व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट हाईली होमोजीनियस। और इस टेक्निक का हम यूज कब करते हैं, जब पॉपुलेशन समानता भरी नहीं होती है, जब पॉपुलेशन समान नहीं होती है, असमान होती है, तभी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो असमान पॉपुलेशन है, जो विविधता है, ठीक है, उसी में से हमें समानता के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए द पर्पज इज टू एड्रेस द इश्यू ऑफ लेस होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड टू मेक ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और इसका पर्पज क्या होता है इस प्रकार की सैंपलिंग का, एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग करना, ठीक है। जो हम सैंपल ले रहे हैं वो सही मायने में जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता हो, ये इसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। इसके बाद आता है आपका क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, इसको चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स जो क्लस्टर सैंपलिंग है ये आपको हो सकता है, एक मिनट देखिए, जो क्लस्टर सैंपलिंग है हो सकता है आपको लगे कि ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की समान है, और ये है भी, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर। देखिए जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग थी, ये जो हमने अभी ऊपर देखी, ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रुप बनाने पड़ते थे, ठीक है, यहाँ पर आपको समानता के आधार पर ग्रुप बनाने पड़ते थे। लेकिन जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है, क्लस्टर में भी ग्रुप होते हैं, लेकिन ये ग्रुप पहले से ही समाज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको बनाने नहीं पड़ते। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है। देखिए इन क्लस्टर सैंपलिंग various segments of a populations are treated as clusters and members from each cluster are selected randomly। तो यहाँ पर भी जो members होते हैं उनको randomly select किया जाता है। और cluster का मतलब आप ग्रुप, एक विभाग से समझ सकते हैं, ठीक है। It seems, देखिए इट सीम्स सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, यह स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के समान लगती है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में एक अंतर होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है, देखिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता था, जो रिसर्चर था वो डिवाइड करता था पॉपुलेशन को समानता के आधार पर सब ग्रुप में, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि समानता के आधार पर वो पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करता था स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन क्लस्टर सैंपलिंग डज नॉट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स और क्लस्टर्स, ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग में आप जो पॉपुलेशन होती है उसको सब ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर सब ग्रुप में जो है डिवाइड नहीं करते हैं, बट रेंडमली सिलेक्ट, बल्कि इनको रेंडमली सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और नेचुरली ऑकरिंग सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं समाज में, जो भी सब ग्रुप्स हैं समाज के, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है, ऑलरेडी जो ग्रुप बने बनाए हैं समाज में, उन्हीं में से आप रेंडमली उन मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लस्टर सैंपलिंग। इस डिफरेंस को आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्लस्टर सैंपलिंग में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं समाज में ग्रुप्स, उन्हीं में से आप रैंडमली मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में
आपको जो पॉपुलेशन है उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने समझा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये किस में आता है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स थे, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पर हम इस चीज को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी उस चीज में जो रिसर्चर होता है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो भी सैंपल वो ले रहा है इस होल पॉपुलेशन का, ठीक है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इस होल पॉपुलेशन का। इसमें इसके जो सारे एलिमेंट हैं इस सैंपल के अंदर ये सभी आने की संभावना होनी चाहिए, ठीक है। एवरी मेंबर की सिलेक्ट होने की पूरी संभावना होनी चाहिए इस सैंपल में। तो ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि जहां से जो मिल रहा है, ठीक है, उसको ही ले लिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहले तो आप चीजों को मिक्स कर देते थे, सफल कर देते थे, ठीक है, फिर उसको रैंडम सिलेक्ट करते थे। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं इसको और डिटेल में। देखिए This method is reliant on a researcher's ability to select members at random। तो ये जो मेथड है रिसर्च करने का, सैंपल लेने का, सॉरी, ठीक है, तो ये रिलाई करता है फ्रेंड्स एक रिसर्चर की एबिलिटी पर, यानी कि एक रिसर्चर का जिसको मन चाहे रैंडमली वो उस मेंबर को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्चर की एबिलिटी पर ये चीज डिपेंड करती है। दिस सैम्पलिंग मेथड इज नॉट ए फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये जो सैम्पलिंग मेथड है इसमें पहले से ही कोई फिक्स या प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी इंक्लूडेड इन सैंपल। जो कि डिफिकल्ट बना देता है कि ये देखिए यहाँ पर संभावना इस चीज की कम रह जाती है कि जो भी आप सैंपल ले रहे हैं इसमें जो यहाँ ये जो मेंबर हैं इस पॉपुलेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए इन सबको, ठीक है। हो सकता है कि सभी इस पे ना आए इस सैंपल में, तो इस चीज की संभावना यहाँ पर कम हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ऑल एलिमेंट। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स के सैंपल में आने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी कुछ टाइप्स हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहला टाइप है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब ये है फ्रेंड्स आपको अपनी रिसर्च करने के लिए जो डेटा चाहिए, ठीक है, तो आपकी सुविधा में जो चीज़ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपकी सुविधा में, आप वहीं से अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपको रिसर्च करनी है किसी स्कूल के बच्चों पर, ठीक है, तो आपके पड़ोस में अगर कोई स्कूल है, ठीक है, तो आप उसी स्कूल में जाकर अपने वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाकर किसी दूसरे स्कूल में डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सुविधा में सबसे ज़्यादा है वहीं से आप अपने सैंपल को ले लेते हैं। ये कहलाती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। देखिए where the member of the sample are selected on the basis of their convenient accessibility। convenient accessibility का मतलब यही है कि जो आपकी सुविधा में सबसे ज़्यादा है, आपकी पहुंच में सबसे ज़्यादा है, आप वहीं से इस डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ओनली दोज मेंबर्स आर सिलेक्टेड विच आर इजीली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। तो इस प्रकार की जो सैम्पलिंग होती है इसमें उन्हीं मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है जो रिसर्चर की पहुंच में सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा आसानी से जहां रिसर्चर पहुंच सकता है, ठीक है। ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दूसरा आता है आपका जजमेंटल और पर्पजिव सैम्पलिंग। तो जजमेंटल और पर्पजिव सैम्पलिंग क्या होती है, चलिए समझते हैं। देखिए जजमेंटल सैम्पलिंग में फ्रेंड्स आप हर किसी से डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक क्राइटेरिया होगा जिसके आधार पर आपको अपने जो सैंपल है उसको कलेक्ट करना होगा, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आपको किसी एड्स के मरीज का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि समाज के हर व्यक्ति से इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, आप इसको कलेक्ट करेंगे सिर्फ उस व्यक्ति से जो इस चीज का मरीज है, ठीक है, जिसको ये बीमारी है, आप उसी से इस डेटा को कलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। देखिए तो जजमेंटल और यहाँ पर आपका एक पर्पज है, सैंपल लेने का आपका एक पर्पज है, तो उस पर्पज के लिए ही आप सैंपल लेते हैं। वेयर द मेंबर फॉर ए सैंपल आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पर
जो मेंबर होते हैं आपके सैंपल के, आप उनको चूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग ही अपने उन मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्पस ऑफ स्टडी मायने रखता है जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग में। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इफ ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स अब्यूज ऑन हेल्थ, ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपको ड्रग्स का हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, इस चीज का इम्पैक्ट को आपको जानना है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप समाज के हर व्यक्ति से इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ उस व्यक्ति से डेटा को कलेक्ट करेंगे जो ड्रग्स को लेता है, ठीक है। देखिए, एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज नॉट द बेस्ट रेस्पोंडेंट फॉर दिस स्टडी। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की रिसर्च के लिए डेटा देने में सक्षम नहीं होगा, ठीक है, बेस्ट रेस्पोंडेंट नहीं होगा वो, ठीक है। देखिए, ओनली द ड्रग एडिक्ट्स कैन बी द बेस्ट रेस्पोंडेंट्स फॉर दिस स्टडी। तो जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, वही इस चीज़ के लिए अच्छा डेटा आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सैंपल है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। तो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, स्नोबॉल सैंपलिंग को फ्रेंड्स चेन सैंपलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग को चेन सैंपलिंग भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप जिस व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करते हैं, सपोज कीजिए कोई एड्स का मरीज है, ठीक है, तो एड्स का मरीज हर कोई तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपने इस व्यक्ति से डेटा कलेक्ट किया एड्स का, तो आपको ये जो व्यक्ति है यही किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पता बताएगा। हो सकता है इसका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या जानने वाला हो कि दूसरा कौन व्यक्ति है जो एड्स का मरीज है, ठीक है। फिर आप इसके थ्रू इस व्यक्ति के पास गए, फिर आप इससे डेटा कलेक्ट करेंगे और इसी के थ्रू ये आपको किसी तीसरे व्यक्ति का पता बताएगा, ठीक है। फिर ये आपको किसी तीसरे व्यक्ति का, फिर तीसरे व्यक्ति का, फिर तीसरे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये एक चैन बन जाती है, यहाँ पर एक स्नोबॉल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस व्यक्ति से सैंपल लेते हैं वही आपको दूसरे व्यक्ति का पता बताता है सैंपल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ भी एक क्राइटेरिया है, एक फिक्स चीजें हैं जो जिससे आपको सैंपल लेना है, ठीक है। देखिए, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ सैंपलिंग वेयर वन रिस्पोंडेंट, ठीक है, वन रिस्पोंडेंट आइडेंटिफाई अदर रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो जहां पर ये जो वन रिस्पोंडेंट है ये आइडेंटिफाई कर रहा है दूसरे रिस्पोंडेंट को फ्रॉम हिज फ्रेंड और रिलेटिव्स द स्टडी। तो स्टडी के लिए हो सकता है उसका फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, ठीक है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग इट इज एडॉप्टेड इन सिचुएशंस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द सैंपल। तो इस प्रकार की जो सैंपलिंग होती है स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको तब एडॉप्ट किया जाता है फ्रेंड्स जब आपके लिए, ठीक है, सैंपल के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। आपको इजीली तो नहीं मिलेंगे एड्स के मरीज समाज में, ठीक है, कोई कोई होता है। तो जहां पर डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए सैंपल को कलेक्ट करना, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना उन मेंबर्स को, वहां पर आप स्नोबॉल सैंपलिंग या सैंपलिंग या चेन सैंपलिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट है आपका कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग और जो डायमेंशनल सैंपलिंग है आपका नेक्स्ट, ये आपका एक ही होता है, ठीक है, एक समान होता है। तो कोटा सैंपलिंग क्या होता है? कोटा सैंपलिंग बेसिकली ये होता है जब आप किसी से कोई सैंपल लेते हैं ना, उसमें आप कोई कोटा सेट कर देते हैं, कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। सपोज कीजिए आपको समाज में जो जिनका डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, उनसे डेटा कलेक्ट करना है, तो उनसे तो करना है, लेकिन यहाँ पर आपने एक और सेट कर दिया चीजें कि जिस भी व्यक्ति के डाइवोर्स को हुए 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, सिर्फ आप उन्हीं से डेटा ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कोटा लगा दिया, ठीक है। अब आप उन्हीं व्यक्तियों से डेटा कलेक्ट कर पाएंगे जिनके डाइवोर्स को 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। देखिए, द मेंबर्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन बाय द रिसर्चर। तो रिसर्चर ने कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज किया है जिसके आधार पर उसको अपने डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। दीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सर्व एज ए कोटा फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सैंपल। तो ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो जो मेंबर का आप सिलेक्ट करेंगे सैंपल के लिए, ये कोटा उन पर निर्धारित होगा, ठीक है। आप उन्हीं व्यक्तियों से डेटा कलेक्ट कर पाएंगे जिनका डाइवोर्स को हुए 5 साल हो गए हों, जो इस कोटा की जो वो है रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हो, ठीक है। ये थी आपकी कोटा सैंपलिंग। और जो आपकी डायमेंशनल सैंपलिंग होती है ये कोटा सैंपलिंग का ही एक्सटेंशन होती है, विस्तार होती है, ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम समझ रहे थे आपके सामने
सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अभी हमने देखा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स कितने प्रकार की होती है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, तो ये है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग को हमने देखा। नेक्स्ट है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को हमने देखा। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि कोटा सैम्पलिंग किसका एग्जाम्पल है, तो ये है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो सैम्पलिंग का टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है और रिसर्च एप्टीट्यूड का ये आपका लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, हाइपोथेसिस। तो चलिए हाइपोथेसिस को समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए हाइपोथेसिस, सबसे पहले आप समझिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है। देखिए हाइपोथेसिस जो होती है ये रिसर्च करने से पहले का जो आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो अपनी क्वेश्चन बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस, वो आपकी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। अभी आपने रिसर्च की नहीं है, आपकी जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसके द्वारा आप एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं। सपोज कीजिए, मैं पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कि कॉफी होती है, कॉफी पीने से नींद कम आती है, ठीक है, ये एक हमारी है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो आपकी लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, आपने एक ऐसा केमिकल ढूंढा, XYZ एक ऐसा केमिकल ढूंढा जिससे आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो केमिकल है इससे कॉफ़ी से ज़्यादा ये इफेक्टिव है और इससे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी नींद बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, ये कॉफ़ी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है XYZ केमिकल। तो फ्रेंड्स ये आपने अपने लिमिटेड नॉलेज के बेस पर एक हाइपोथेसिस सेट कर दी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी आपने इस पर रिसर्च नहीं की है, ठीक है, बस आपकी जो लिमिटेड नॉलेज थी उसी के आधार पर आपने एक हाइपोथेसिस सेट कर दी कि XYZ केमिकल से नींद पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, नींद नहीं आती है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, इस सपोजिशंस और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, ये एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशंस होती है मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। तो अभी आपने एक लिमिटेड एविडेंस, लिमिटेड नॉलेज के आधार पर ही इस हाइपोथेसिस को सेट किया है, ठीक है, एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, इसीलिए आपने हाइपोथेसिस को सेट किया है, किस लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी आपको आगे चलकर इस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस जिसको H0 भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और एक होती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर क्या होती हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा हाइपोथेसिस आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फ्रेंड्स वो होती है जो हाइपोथेसिस आप बनाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपने बनाया कि XYZ केमिकल से नींद बहुत कम आती है, ठीक है, ये इफेक्ट होता है, तो ये आपकी एक हाइपोथेसिस हो गई जिसको आपने बनाया है, ये आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसके विरोध में ये नल हाइपोथेसिस अपने आप बन जाती है। तो इसके विरोध में कैसे, आपने कहा कि XYZ केमिकल से नींद पर काफी ज्यादा असर पड़ता है या नींद नहीं आती है, ठीक है, जबकि जो नल हाइपोथेसिस है जो आपके विरोध में बनी है वो कहेगी कि नहीं XYZ केमिकल से ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नींद पर XYZ केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो नल हाइपोथेसिस है ये अपने आप बन जाती है, आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई होती है उसके विरोध में, जो भी आप कहेंगे ये हमेशा उसका उल्टा बोलेगी, ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस होती है। और आपको याद रखना है जब आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट होती है तो वो नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। अगर नल हाइपोथेसिस को सपोज कीजिए एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया इट मीन्स कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी वो रॉन्ग थी, तभी तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया गया ना, क्योंकि इसने आपका विरोध किया, इसने कहा कि ऐसा नहीं होता और यही बात सच थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो बिल्कुल सही है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको
समझ आ गई होगी। चलिए और समझते हैं डिटेल में नल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से भी जाना जाता है और नल हाइपोथेसिस अपने आप बन जाती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के विरोध में। ठीक है, देखिए H0 exists when a researcher believe there is no relationship between the two variable। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या मानती है, नल हाइपोथेसिस ऐसा बिलीव करती है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये XYZ वेरिएबल है और दूसरी तरफ ये नींद वेरिएबल है। ठीक है, आपकी जो स्लीप है वो वेरिएबल है। तो नल हाइपोथेसिस क्या क्या मानती है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, और देयर इज ए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेट ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस। यहाँ पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, एक लिमिटेड नॉलेज होती है। देखिए नल हाइपोथेसिस अपने आप बन जाती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के विरोध में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या थी, जिसको आपने बनाया था कि XYZ केमिकल से नींद कम हो जाती है, तो ये आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी। इसी के विरोध में जो नल हाइपोथेसिस है वो अपने आप बन जाती है। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए रिसर्चर H1 हाइपोथेसिस को अपने आप बनाता है। तो जो आप रिसर्चर हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इस H1 हाइपोथेसिस को, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपने आप बनाते हैं, जिसके विरोध में H0 हाइपोथेसिस यानी कि नल हाइपोथेसिस बन जाती है। ठीक है, H1 enters the scene in attempt to disprove a null hypothesis। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट किया जाता है, जब जो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, डिसप्रूव कर दिया जाए। ठीक है, जब भी नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव किया जाता है, गलत साबित किया जाता है, तो आपने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वो सही होती है। तो रिसर्चर्स विल सीक टू डिस्कवर एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जब नल हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तभी आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये थी आपकी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में इंक्लूड है आपका ये टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, और ये हो गया आपका, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एस का मतलब है सिलेक्ट करना, आर का मतलब है रिजेक्ट करना, एच का मतलब यहाँ पर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इससे आप बेटरली चीजों को समझ पाएंगे। देखिए टाइप 1 एरर को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइपोथेसिस आपकी टेस्ट होती है वो नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस पर ही डिपेंड करता है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इट मीन्स कि आपकी जो हाइपोथेसिस थी उसको सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, अगर जो नल हाइपोथेसिस है इसको सिलेक्ट कर लिया जाए, इट मीन्स कि आपकी जो हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो ये एरर है, जो हम एरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होती है, गलती हो जाती है। गलती क्या होती है, सपोज कीजिए जो नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस है ये गलत है, ये सही नहीं है, इसीलिए इसको क्या करना था, हमको इसको रिजेक्ट करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती से हमने इस नल हाइपोथेसिस को, करना तो हमें रिजेक्ट था, लेकिन हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने गलती से इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये कहलाता है आपका टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, देखिए ए टाइप 1 एरर इज द रिजेक्शन ऑफ ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी नल हाइपोथेसिस थी ये ट्रू थी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए, जो आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी ये ट्रू थी, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना था, सिलेक्ट करना था, लेकिन हमने गलती से इसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ट्रू नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 एरर कहलाता है और इसको अल्फा एरर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप 2 एरर, जिसको फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए टाइप 2 एरर इज द नॉन रिजेक्शन ऑफ ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो नल हाइपोथेसिस है फ्रेंड ये गलत है। ठीक है, ये फॉल्स थी, ये गलत थी, तो इसको हमें रिजेक्ट करना था, लेकिन हमने इसको क्या कर लिया, हमने गलती से इसको एक्सेप्ट कर दिया। नॉन रिजेक्शन का मतलब है एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को, तो ये कहलाता है आपका टाइप 2 एरर, फॉल्स नेगेटिव, और इसको बीटा एरर भी कहते हैं। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट दो वर्ड को आपको यहाँ पर समझना है कि रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। एक रिसर्च के अंदर जब भी आप रिसर्च करते हैं, एक रिसर्च का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप समझिए कि रिलायबिलिटी क्या होती है। देखिए रिलायबिलिटी का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, अगर आप उस रिसर्च को, आप उस टेस्ट को दोबारा करते हैं, वो तब भी सेम रिजल्ट दे, जो रिजल्ट पहली बार में आया था आपका रिसर्च करने पे, अगर आप उसको दोबारा रिसर्च करते हैं, दोबारा उस टेस्ट को करते हैं, तो सेम रिजल्ट फिर से मिला आपको, ठीक है। देखिए रिलायबिलिटी रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली ए मेथड मेजर समथिंग, ठीक है। तो ये जो रिलायबिलिटी होती है ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कंसिस्टेंटली आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, ठीक है। जिस भी मेथड को यूज़ करके आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, अगर ये मेथड बार बार यूज करने पर भी सेम रिजल्ट देता है, इट मीन्स कि आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है, ठीक है, भरोसेमंद है, इस चीज को आप बोल सकते हैं। देखिए इफ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड बाय यूजिंग द सेम मेथड, अगर आप सेम मेथड को यूज करके कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है, अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम परिस्थिति में आप सेम रिजल्ट को अचीव कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आपकी रिसर्च है वो रिलायबल है, ठीक है। आपका जो मेजरमेंट है वो रिलायबल है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है, विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को बोल सकते हैं। तो ये होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि जब आप रिसर्च कर रहे थे तो कितना एक्यूरेटली आपने चीज़ों को किया, कितना एक्यूरेटली, कितना सही तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया, कितना सही तरीके से आपने उस मेथड को यूज़ किया जिससे भी आपको अपनी रिसर्च करनी थी, ठीक है। कितना करेक्टली आप जिस चीज़ को मापना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, वो आप कर पा रहे हैं, तो ये वैलिडिटी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में अंतर क्या होता है। देखिए हाई रिलायबिलिटी इज वन इंडिकेटर दैट अ मेजरमेंट इज वैलिड। अगर आपकी रिसर्च रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल का मतलब क्या है, बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है सेम मेथड को यूज करने से, ठीक है। तो अगर आपकी रिजल्ट रिलायबल है तो इससे इस चीज के लिए आप श्योर हो सकते हैं कि वो वैलिड जरूर होगी, ठीक है। अगर आपकी रिसर्च रिलायबल है तो वो वैलिड भी जरूर होगी। देखिए इफ ए मेथड इज नॉट रिलायबल, अगर आपका जो मेथड है वो रिलायबल नहीं है, आपका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, तो इट प्रोबेबली इज नॉट वैलिड, तो ये पक्का तय है कि आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का होना आपकी रिसर्च में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रिलायबिलिटी को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि सेम मेथड्स का यूज़ करके, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली सेम मेथड को यूज़ कर रहे हैं और उसके द्वारा सेम रिजल्ट को अचीव कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, जो भी आपको पढ़ना होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर हमने उन सभी चीज़ों को कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से हम बाकी की यूनिट को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।